नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे दिन की अच्छी खबर के साथ, जहां पर आगामी 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। बैठक में टीकाकरण अभियान का ब्यौरा रखा गया, साथ ही अभियान को सफल बनाने और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई। देश के अधिकांश राज्यों में टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। हम कोरोना संकट की शुरुआत से ही वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर काम कर रहे हैं। टीकाकरण के मामले में भी हम इसी दिशा में चल रहे हैं। दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है, दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब 1 महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। किसान आंदोलन की, जहां पर दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके किसान सीमाओं पर जमे हुए हैं। राजधानी से सटे गाजियाबाद जिले में पारा 6 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों ने गर्म पानी करने की व्यवस्था भी कर ली है। इसके अलावा रसोई को पूरी तरीके से महिलाएं संभाल रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की यह खास रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन का 47वां दिन है। एक तरफ तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो किसानों के आंदोलन का पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। किसान किस हालात में है वो मैं आपको 2 तस्वीरों में दिखाऊंगा। पहली तस्वीर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो देसी बॉयलर हैं वो पहले ही लगा दिए गए थे और आसमान के नीचे ही पानी गर्म करके किसान यहाँ पर अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरू करते हैं। और आप देखिए कि इतना जो कम टेम्परेचर हो रहा है उसमें आसमान के नीचे नहाना आसान नहीं है, लेकिन किसान यहीं पर नहाते हैं और यहीं पर आप देखिए कि सुबह के समय वो अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं ब्रश करते हुए। किसान को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देसी बॉयलर काफी संख्या में यहाँ पहुंचे थे जो काफी मददगार अभी भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि तापमान की जब हम बात कर रहे हैं तो वो गाजियाबाद में करीब 5 डिग्री तक फिलहाल भी जा रहा है और अगले 10 दिनों तक इसी तरह का अंदेशा है कि तापमान गिरेगा। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन वहीं रहेगा, वो लगातार डटे रहेंगे। आप इधर देखिए, चाय जो है उसकी चुस्की भी वो यहाँ पर ले रहे हैं और किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गर्माहट
महसूस की जाए। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, तो दूसरी तस्वीर मैं इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, जो महिलाएं हैं किसान परिवारों की, वो यहाँ रसोई संभाल रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो महिलाएं हैं वो भी भारी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंच रही हैं। और यहाँ आप सुबह देखिए कि सुबह से ही जो दिन के और रात के खाने की तैयारी है वो शुरू हो जाती है, और इस तरह से जो सब्जियां हैं या खाने पीने से जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्य है वो शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं उस कार्य को कर रही हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा है। एक बार माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग रसोई संभाल रहे हैं, आंदोलन वहीं चल रहा है, क्या आपका कहना है और आंदोलन को लेकर भी क्या कहेंगी? आंदोलन को हम यही कहते हैं, कानून रद्द होना चाहिए और हम अपना हक हमें मिल जाए, हम अपने घर को वापस जाएं। कहाँ से आई हैं आप? हम रामपुर, जिला रामपुर, बिलासपुर। जी, रसोई आप संभाल रही हैं पूरी तरह से यहाँ पर? हाँ जी, माताएं सब संभाल रही हैं, क्योंकि हमारा धरने पर बैठा किसान भूखा ना रह जाए कहीं। हाँ जी, तो पूरे जज्बे से आप इसलिए रसोई संभाल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए बेटा, उम्र तो आपकी छोटे कम लग रही है, क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th। पूरा रसोई का जिम्मा आप संभाल रही हैं माताओं के साथ, यहाँ पर जो महिलाएं आई उनके साथ? जी। आज क्या बनना है? आज गोभी बनेगी, शिमला मिर्च बनेगी, मिक्स सब्जी वगैरह बनेगी। जी, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही होंगी आप, यहाँ पर पढ़ाई भी करती होंगी साथ में? हाँ जी। सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है खाने की तमाम चीजों की? हाँ जी। तो रात तक आप इसी तरह से रसोई में ये जो कार्य है यहाँ पर करती हैं सभी? जी। कितनी महिलाएं हैं? 10। तो 10 महिलाएं हैं फिलहाल इस रसोई में। हालांकि छोटी छोटी और भी यहाँ पर रसोइयां हैं। देखिए, और भी जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। बेटा, थोड़ा सा ये बताइए कि कौन सी क्लास में हैं आप? सुबह से ही रसोई संभालना शुरू हो जाते हैं? तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि आंदोलन का जज्बा है। उधर देखिए, वहां पर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर जो पुरुष हैं वो भी रसोई के काम में लगातार लगे हुए हैं, और जो दिन भर में यहाँ बनना होता है वो जरूर उसकी तैयारी करते हैं। ठंड हो चाहे वो कितनी भी बढ़ जाए, तापमान कितना भी गिर जाए, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहे, इस बात को किसान पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए एक तरफ जहां किसान लगातार 47 दिनों से आंदोलन का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो वहीं जो उनके परिवारों की महिलाएं हैं और जो बच्चियां भी हैं वो यहां पहुंचकर रसोई का जिम्मा संभाल रही हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो वहीं इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। सुनवाई में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। अब कल की सुनवाई के बाद कोर्ट अहम फैसला ले सकता है। आपको बता दें, कई महत्वपूर्ण बातों पर फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए किसान संगठनों के नाम भी मांगे हैं। साथ ही ये भी पूछा है कि अगर कानून के अमल पर स्टे लगा दिया जाए तो क्या प्रदर्शन की जगह को बदल देंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहा, आप इसे जारी रख सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और अब मंगलवार की सुनवाई के बाद कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए किसान संगठनों से नाम मांगे हैं। साथ ही ये भी पूछा कि अगर कानून के अमल पर स्टे लगा दिया जाए तो क्या प्रदर्शन की जगह को किसान बदल देंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे, आप इसे जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई
जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर, जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम केंद्र सरकार से बहुत निराश हैं। केंद्र सरकार किस तरह का समझौता कर रही है। दूसरे किसान खुश हैं तो कमेटी से जाकर कहें। अगर आप कानून होल्ड नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, आंदोलन में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कमेटी की रिपोर्ट तक कानून होल्ड करने की सोच रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर किसी तरह की हिंसा ना हो, कोर्ट प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट सिर्फ प्रदर्शन की जगह निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है उससे हम खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता आपने कानून पास करने से पहले क्या किया। पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, लेकिन ये क्या हो रहा है। सरकार और किसानों के बीच में 8 दौरों की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे हल निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 टूक पूछा है कि नए कानून को लागू करने पर आप रोक लगा रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रोक हम लगा देंगे। दूसरी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा है कि अगर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट होल्ड पर डाल देता है तो क्या, और एक कमेटी का गठन करता है, तो क्या किसान संगठन कमेटी के समक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन तो जारी रह सकता है, लेकिन प्रदर्शन कहां होगा ये वो देखेंगे, क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों को होल्ड पर कर देता है तो फिर प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो कमेटी है उसके समक्ष जो किसान नेता हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से ये पूछा है, यानी किसान संगठन और सरकार से ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिसे कमेटी में नियुक्त किया जाए। हालांकि सुनवाई के दौरान किसान संगठनों की तरफ से दुष्यंत दवे ने जस्टिस लोढ़ा जो पूर्व सीजीआई हैं उनका नाम सुझाया, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी। पहला ये कि अगर केंद्र सरकार तीनों कानूनों को होल्ड पर नहीं डालती है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा। दूसरा, ये भी तय मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देगा। तीसरा, प्रदर्शन कहाँ होगा ये भी सुप्रीम कोर्ट कल तय कर सकता है। चौथा, प्रदर्शन में क्या महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। यानी मंगलवार को किसान संगठन और सरकार के बीच में जो टकरार चल रही है उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया है। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घुसने की कोशिश की जाएगी। पुलिस चाहे गोली चलाए या फिर कुछ भी करे, वो दिल्ली में घुसकर रहेंगे। गुरनाम चड़ूनी ने सभी किसानों से 24 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, और वरना 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं, और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख। जाहिर है किसान आंदोलन को 50 दिन होने को हैं।
लेकिन अभी तक मसले का हल निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होनी है, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अन्नदाता अभी पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है और किसानों की तरफ से इंतजार हो रहा है गणतंत्र दिवस का, जिस दिन किसान ने टैंक के साथ ट्रैक्टर की परेड निकालने की ठान ली है और अब लड़ाई आर पार की होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं किसान आंदोलन का ये मुद्दा दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इन सब के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस लोगों को भड़काना बंद करे तो शांति खुद ब खुद ही बन जाएगी। तो यहां पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सीधे तौर पर घेरा और विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कांग्रेस से और तमाम विपक्षियों से यही अपील की है कि किसानों को बरगलाना बंद करे। ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है। यहाँ पर विपक्ष को सीएम ने जवाब दिया है। सीएम की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यहाँ पर अपील उन्होंने की है, विपक्षियों से अपील की है कि इस पूरे मामले में किसानों को भड़काया न जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि हर प्रयास के लिए सरकार तैयार है और आंदोलन को खत्म करने के पूरे प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। केंद्र से बातचीत भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इसका जब निर्णय देगा तभी उस पर बातचीत करेंगे। आज क्योंकि सुनवाई चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच में कोई टिप्पणी करना उचित। मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जा करके कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। मैं लगातार पहले भी करता रहा हूँ और अच्छी बात है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार की बात मेरे से अपेक्षा करते तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा उनसे करता हूँ कि इस विषय को किसी तरीके से ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें, उनको उकसाएं नहीं। इतनी बात। कोई आंदोलन हो और सियासतदार चुप बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा ही हो रहा है किसान आंदोलन के दौरान भी, जहां सरकार किसानों के विरोध के साथ विपक्ष के कटाक्ष का सामना कर रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी हर सवाल का जवाब तो दिया ही जा रहा है, बल्कि विपक्ष पर पलटवार भी तेज हो रहा है। अब तो किसान आंदोलन में चाइना फैक्टर की भी एंट्री हो गई है। किसान आंदोलन पर कैसे गरमाती जा रही है सियासत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ किसान आंदोलन अपने चरम पर है, किसान जान की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसानों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने दम तोड़ दिया। अब तक टिकरी बॉर्डर पर 15 किसान जान गंवा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर राजनीति भी लगातार गरमाती जा रही है। विपक्ष एक्शन में है तो वहीं सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन को विपक्ष लीड कर रहा है, जबकि ज्यादातर किसान नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रही हैं। और अब तो किसान आंदोलन में चाइना फैक्टर की भी एंट्री हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि देश में अव्यवस्था फैलाने में चाइना का हाथ है। उन्होंने कहा कि बहुत से उद्योगपति भारत में अपने उद्योग लगाना चाहते हैं और जियो के मोबाइल टावर तोड़कर ऐसे उद्योगपतियों को डराया जा रहा है, जबकि चाइना ने अपने यहाँ ऐसा विरोध करने पर 3000 लोगों पर बुलडोजर चलवा दिया था। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं दुश्मन है। मालिक जो है जनता है और जनता के समझ आ रहा है कि जो लोग हैं ये सही लोग नहीं हैं, बिल्कुल ये देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और अव्यवस्था फैलाने में कई लोगों का लाभ है। असल में वास्तविकता में ये भी जो यहाँ घूम रहे हैं ना जी, इनको पता नहीं है कारण क्या है। इसके पीछे सारा का सारा चाइना का हाथ है। और क्योंकि कोरोना के बाद जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में जो उद्योग थे वो भारत की तरफ प्लान कर रहे थे। अभी मैं किसी का एक लेख पढ़ रहा था, उसने कहा कि आने वाले 2 साल में पूरी दुनिया में जो मोबाइल जो है उसमें भारत का वर्चस्व होगा, चाइना समाप्त हो जाएगा इस मामले में। और भी बहुत से हैं। अब चाइना चाहता है कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दो हिंदुस्तान में कि लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति है, उसको लगा कि वहाँ तो ठीक तरीके का माहौल नहीं है, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है।
वहीं प्रतला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का मानना है कि किसानों के आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। नयनपाल रावत ने कहा कि मनोहर लाल को जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उपद्रव करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चढ़ूनी का मैं नहीं कहता क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली है। मैं ये मानता हूँ कि ये विपक्ष लोग हैं, कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ये घोर अपराध किया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसान भाइयों को इस बात को समझना चाहिए कि ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को चलाने में समर्थन दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं। इसलिए मेरे देश के और प्रदेश के किसान भाइयों को इस विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने से बचना चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो विधायक पद से इस्तीफे तक की बात कर डाली। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में एक पत्र हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भेजा। पत्र में अभय चौटाला ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती तो 27 जनवरी को इसी पत्र को इस्तीफा मानकर स्वीकार किया जाए। 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं, सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर लिया जाए। और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊँ। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी। इनेलो के साथ साथ कांग्रेस भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि किसानों को इतना लंबा आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। साथ ही हुड्डा ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मैंने कल ये कहा था कि राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिस उकसे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। तो इस वास्ते बड़ी सूझबूझ से और बड़े, जबकि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है। आज बेरोजगारी में जो हरियाणा ब्रेक हो गया है 32.5, इसका मतलब हर तीसरा हरियाणवी जो है बेरोजगार है। ये परिस्थिति हो गई, कानून व्यवस्था काम की। इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को जो लिखा है, यही लिखा है कि ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान आंदोलन पर बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि किसानों को लंबी लंबी तारीख देकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में सरकार को टकराव के रास्ते को बढ़ाने की बजाय उसके मूल जो प्रश्न है उसमें जाना चाहिए था। किसानों को, जो अब किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन मांगों के विषय को, उस बात का समाधान देने की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। अपनी जिद और टकराव का रास्ता मैं समझता हूँ अभी किसानों के साथ ये रास्ता ठीक नहीं है। केंद्र सरकार अपनी जिद को त्यागते हुए, राजहट को त्यागते हुए किसानों की बातों को माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती। ये किसी का हार जीत का विषय ना बनाया जाए या किसी की अहम या ईगो का इशू ना बनाया जाए। सरकार किसानों को विश्वास में लेकर और विलंब ना करे, क्योंकि ये जो इतनी लंबी लंबी तारीख भी सरकार दे रही है और साथ में कहती है कि हम ये तो करें, वापस तो लेंगे नहीं और लंबी तारीख, तो वो तो बातचीत नहीं, कहीं ना कहीं
वो तो और भी ज़्यादा किसान को अपमानित करने वाली बात है। आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है बीजेपी। और दूसरी बात, कांग्रेसी कहना कि भाई कांग्रेसी इसमें पार्टिसिपेट करे, जो आपने पंडित जी पहला सवाल पूछा, पहले इसको खालिस्तानी बताया, फिर इसको माओवादी बताया, अलगाववादी बताया, आतंकवादी बताया, अब कांग्रेसी बता रहे हैं। ये जो है, क्या अकाली दल भी कांग्रेस में मर्ज होगी जिन्होंने समर्थन वापस लिया? क्या इनके जो पार्टनर है वो आरएलपी पार्टी राजस्थान की, वो भी कांग्रेस में मर्ज होगी जिन्होंने समर्थन वापस लिया? तो क्या ये जो हरियाणा के सारे जो जेजेपी के और निर्दलीय जो समर्थन वापस ले चुके हैं, तो क्या वो इनके पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे थे, इनकी प्रदेश सरकार का? तो कहने का मतलब ये है कि ये आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। जाहिर है किसान आंदोलन की आग में सियासत का गर्क होना तो लाजमी है और ऐसा हो भी रहा है। अब निगाहें 15 जनवरी को होने वाली बैठक पर टिकी हैं कि किसानों के रुख में थोड़ा भी बदलाव होता है, ये हालात और भी ज्यादा चिंता वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।